नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि कुछ कहानियां ऐसी क्यों होती है जो खत्म हो जाने के बाद भी हमारे दिल और दिमाग में चलती रहती है? क्यों कुछ किरदार हमसे बिछड़ने के बाद भी अपनों से ज्यादा अपने लगने लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो कहानियां कहीं न कहीं हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है। यह चैनल सिर्फ कहानियां सुनाने का मंच नहीं है। यह उन अधूरे सपनों की आवाज है जो कभी हालातों की वजह से टूट गए। यह उन रिश्तों की कहानी है जो प्यार से शुरू हुए और खामोशी में खत्म हो गए। यहाँ आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जिनमें हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वो भी गलतियां करता है, हारता है, टूटता है, लेकिन फिर उठता है और अपनी किस्मत से सवाल करता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे गरीबी से अमीरी तक का सफ़र, धोखे से सीख तक की कहानी, प्यार से बदले तक का दर्द और उस इंसान की जंग जो पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा होता है। जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है और यही मोड़ हमारी कहानियों की जान है। यहाँ हर कहानी धीरे धीरे खुलेगी, हर सच एक एक करके सामने आएगा और जब आपको लगेगा कि अब सब समझ आ गया है, तभी कहानी आपको एक नए सवाल के सामने खड़ा कर देगी। ये कहानियाँ आपको सिखाने नहीं आई है बल्कि महसूस कराने आई है, ताकि आप इन किरदारों में खुद को देख सकें, अपनी हार, अपना प्यार और अपनी उम्मीद। कभी आप किसी किरदार से नफरत करेंगे तो कभी उसी के लिए आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यह वो दुनिया है जहाँ हर चेहरा अपना सच छुपाए बैठा है, जहाँ मुस्कान के पीछे दर्द है और खामोशी के पीछे तूफान। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कहानी को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसमें खो जाते हैं, जिन्हें रहस्य, रोमांस, थ्रिल और जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई दुनिया खोलेगा, हर एपिसोड आपको अगले एपिसोड के लिए बेचैन करेगा और हर कहानी आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाएगी। तो हेडफोन लगाइए, खुद को इस सफ़र के लिए तैयार कीजिए और उस दुनिया में कदम रखिए जहाँ शब्द जिंदा हो जाते हैं और कहानियाँ सांस लेने लगती है। स्वागत है आपका इस कहानी की दुनिया में, जहाँ हर मोड़ पर एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। रात के 2 बजे का समय था। बोर्डिंग स्कूल के पुराने हॉस्टल की दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। 10 साल का विवान मल्होत्रा अपनी पतली कंबल में सिकुड़ा हुआ छत को घूर रहा था। आज फिर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वही सवाल घूम रहा था, मम्मी पापा मुझे यहां छोड़कर क्यों चले गए? सुबह 6 बजे हॉस्टल की घंटी बजी। उठो ओ अनाथों की टीम, सीनियर लड़का विक्की चिल्लाया। विवान चुपचाप उठा और अपना बैग उठाने लगा। विक्की उसके पास आया और उसके कॉलर पकड़कर बोला, विक्की, अरे सुन, तेरे अमीर माँ बाप आज भी नहीं आए? विवान धीरे से, मुझे नहीं पता। विक्की हंसते हुए, झूठ मत बोल, तू तो छोड़ दिया गया बच्चा है। बाकी लड़के भी हंसने लगे। विवान ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना बैग उठाया और क्लास की तरफ चल दिया। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन विवान की नज़र खिड़की से बाहर थी। उसे वो दिन याद आया जब उसे यहाँ छोड़ा गया था। फ्लैशबैक। बड़ी सी ब्लैक कार बोर्डिंग स्कूल के गेट पर रुकी थी। उसकी माँ ने उसे गले लगाया था, लेकिन वो गले लगाना खंडा था। विवान, मम्मी आप कब लेने आओगी? माँ आंखें चुराते हुए, जल्दी। पापा, विवान यहाँ मजबूत बनना सीखो। फिर वो कार चली गई और वो दिन आखिरी दिन था जब उसने अपने माता पिता को देखा था। वर्तमान। विवान जवाब दो। टीचर की आवाज से वो चौंक गया। टीचर, मैथ का जवाब क्या है? विवान, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। पीछे से आवाज आई, विक्की, मैम इसे तो कुछ पता ही नहीं होता, इसका तो कोई घर भी नहीं है। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने गुस्से से विक्की को देखा। इनफ, क्लास में कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन विवान के दिल में चोट लग चुकी थी। लंच टाइम में विवान अकेले बैठा था। तभी छोटा लड़का रोहन उसके पास आया। रोहन, तुम हमेशा अकेले क्यों बैठते हो? विवान, आदत है। रोहन, क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं? विवान कुछ सेकंड चुप रहा। विवान, हैं शायद। रोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अपना टिफिन विवान के सामने रख दिया। रोहन, चलो साथ खाते हैं। कई सालों में पहली बार किसी ने उसके साथ बैठकर खाना खाया था। रात को हॉस्टल में फिर वही बदमाशी शुरू हुई। विक्की और उसके दोस्त विवान का बैग लेकर भाग गए। विवान, मेरा बैग वापस दो। विक्की,
ले ले अगर हिम्मत है तो। उन्होंने बैग को छत से नीचे फेंक दिया। विवान नीचे भागा। बैग फट चुका था। किताबें मिट्टी में गिरी थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोया नहीं। वो धीरे से बोला, विवान, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि तुम लोग मेरा नाम सुनकर डरोगे। पीछे से आवाज आई, ओए सुनो, बिलियनियर बनने का सपना देख रहा है। सब फिर हंसने लगे। रात को विवान अपने बेड पर बैठा था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, उसके मम्मी पापा के साथ उसकी बचपन की फोटो। उसने फोटो को देखा और धीरे से बोला, विवान, आप लोग जहां भी हो, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा। उसी रात बोर्डिंग स्कूल के ऑफिस में एक फोन आया। स्टाफ, हेलो। रहस्यमयी आवाज, विवान मल्होत्रा वहां है? स्टाफ, हाँ, लेकिन आप कौन? आवाज, बस इतना समझ लो, उसका असली खेल अब शुरू होने वाला है। फोन कट गया। हॉस्टल के कमरे में विवान सो चुका था। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ छोड़ा हुआ बच्चा नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य का वारिस है जिसकी कीमत हजारों करोड़ है। और एक दिन वो लौटेगा, एक बिलियनर बनकर। सुबह का समय था। हॉस्टल के मैदान में बच्चे पीटी कर रहे थे, लेकिन विवान का ध्यान कहीं और था। रात को आए उस रहस्यमयी फोन के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, पर आज उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। पीटी खत्म होने के बाद जैसे ही वो क्लास की तरफ जा रहा था, तभी स्कूल का चपरासी आया। चपरासी, विवान मल्होत्रा कौन है? विवान थोड़ा डर गया। विवान, मैं हूं। चपरासी, प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। पीछे खड़े लड़के फिर हंसने लगे। विक्की, लगता है फीस नहीं भरी, अब निकाल देंगे इसे। विवान ने कुछ नहीं कहा और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल दिया। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े होकर उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा नॉक किया। प्रिंसिपल, कम इन। अंदर एक सूट पहना हुआ आदमी बैठा था। उम्र करीब 45 साल। चेहरा सख्त, लेकिन आंखों में गहराई थी। प्रिंसिपल, विवान, ये तुमसे मिलने आए हैं। नाम है मिस्टर मेहरा। विवान हैरान था, कोई उससे मिलने क्यों आया होगा। कमरे से बाहर निकलकर मिस्टर मेहरा उसे स्कूल गार्डन में ले गए। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर मेहरा बोले, मेहरा, कैसे हो विवान? विवान, आप मुझे जानते हो? मेहरा हल्की मुस्कान से, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। विवान की धड़कन तेज हो गई। विवान, क्या आप मेरे मम्मी पापा को जानते हो? मेहरा कुछ सेकंड चुप रहे। मेहरा, हाँ और नहीं भी। विवान की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। विवान, अगर जानते हो तो बताओ, उन्होंने मुझे यहां क्यों छोड़ा? मेहरा ने गहरी सांस ली। मेहरा, अभी मैं सब नहीं बता सकता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है। उन्होंने उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया। विवान ने बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी गोल्डन घड़ी थी और एक छोटा कार्ड। कार्ड पर लिखा था, जब समय आएगा सच खुद सामने आ जाएगा। नीचे एक साइन था, RM। विवान, ये किसने भेजा? मेहरा, जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी दूर से हमेशा देखी है। विवान, क्या वो मेरे पिता हैं? मेहरा ने सीधा जवाब नहीं दिया। मेहरा, बस इतना समझ लो, तुम अकेले नहीं हो। जाने से पहले मेहरा ने कहा, विवान, जो भी हो, मजबूत रहना, आने वाले साल आसान नहीं होंगे। और वो चले गए। उस दिन पहली बार विवान के मन में उम्मीद जगी। रात को हॉस्टल में उसने घड़ी को हाथ में पहना। तभी पीछे से विक्की आया। विक्की, ओए, नई घड़ी कहाँ से चुराई? उसने विवान का हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार विवान ने उसका हाथ झटक दिया। विवान, छोड़, ये मेरी है। विक्की हैरान रह गया। विक्की, आज बड़ा हीरो बन रहा है। विवान, आज से कोई मुझे छुएगा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रात को विवान बेड पर लेटा था। उसने घड़ी को देखा और धीरे से बोला, विवान, जो भी हो, मैं तैयार हूं। उसी समय शहर के एक बड़े ऑफिस में सेक्रेटरी, सर, लड़के तक पैकेट पहुंच गया। कुर्सी पर बैठा आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। रहस्यमयी आदमी, अच्छा, खेल शुरू हो चुका है। विवान को अभी नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत जल्द उसे अपनी असली पहचान और अपने शत्रुओं के बारे में भी पता चलने वाला था। रात के 11 बजे थे। हॉस्टल में लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं, लेकिन विवान की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी गोल्डन घड़ी को बार बार देख रहा था। अचानक घड़ी के पीछे कुछ चमका। विवान ने ध्यान से देखा। पीछे एक छोटा सा बटन था। उसने बटन दबाया। घड़ी के अंदर से एक पतला सा माइक्रोचिप जैसा हिस्सा बाहर आ गया। विवान, धीरे से, ये क्या है? अगले दिन लाइब्रेरी में
विवान ने स्कूल के पुराने कंप्यूटर में चिप लगाई। स्क्रीन अचानक ब्लिंक करने लगी। फिर एक वीडियो चलने लगा। स्क्रीन पर एक आदमी था, सूट में, रॉयल पर्सनालिटी, तेज आंखें। विवान की सांस रुक गई। वो उसका पिता था। वीडियो में आदमी: अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम बड़े हो गए हो विवान। विवान की आंखों में आंसू आ गए। वीडियो: मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे दुश्मन तुम्हें मारना चाहते थे। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। वीडियो: हमारा परिवार सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि कई देशों में पावरफुल है। अगर तुम हमारे साथ रहते तो तुम सुरक्षित नहीं रहते। वीडियो अचानक बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज बचा: ट्रस्ट नो वन। तभी पीछे से आवाज आई: विक्की, ओए क्या देख रहा है? विवान ने जल्दी से स्क्रीन बंद कर दी। विवान: कुछ नहीं। विक्की ने उसे धक्का दिया। आजकल बहुत एटीट्यूड आ गया है तुझ में। उसके साथ 3 लड़के और थे। विक्की ने विवान का कॉलर पकड़ लिया। विक्की: सुना है कोई अमीर अंकल मिलने आया था, भीख मांग रहा था क्या? इस बार विवान का गुस्सा फूट पड़ा। विवान, मेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी मत बोल। विक्की हंसा और उसने विवान को पंच मारने की कोशिश की, लेकिन विवान झुक गया। विक्की का हाथ दीवार से टकराया। विक्की, कोए, पकड़ो इसे। तीनों लड़के विवान पर टूट पड़े। लेकिन सालों की बदमाशी ने विवान को मजबूत बना दिया था। उसने एक लड़के को धक्का दिया, दूसरे का हाथ पकड़कर घुमा दिया। विक्की ने पीछे से हमला किया, लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। पूरी लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। विक्की पहली बार डर गया था। विवान गुस्से में: आज के बाद कोई मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। उसी समय स्कूल के बाहर एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। अंदर बैठे आदमी ने फोन किया। आदमी: सर, लड़का मजबूत है। फोन के दूसरी तरफ आवाज आई, रहस्यमयी आवाज: अच्छा है, क्योंकि हमारे दुश्मन उसे ढूंढना शुरू कर चुके हैं। रात को विवान हॉस्टल की छत पर खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था। विवान: पापा, अगर आपने मुझे बचाने के लिए छोड़ा था, तो मैं वादा करता हूं, मैं आपके नाम को कभी गिरने नहीं दूंगा। हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई नई कहानी शुरू हो रही हो। उसे अभी नहीं पता था, बहुत जल्द उसे अपने परिवार के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। और उस दिन वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो हमला करेगा। रात के 1 बजे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। विवान अपने बेड पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया: अननोन नंबर, अगर सच जानना है तो 5 मिनट में हॉस्टल के पीछे आओ, अकेले। विवान का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने डरने के बजाय फैसला लिया, अब मैं भागूंगा नहीं। हॉस्टल के पीछे अंधेरा था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। वहां एक लंबा, मजबूत आदमी खड़ा था। आदमी: तुम समय पर आ गए। विवान: तुम कौन हो? आदमी आगे आया। आदमी नाम कबीर सिंह। काम तुम्हारी सुरक्षा और ट्रेनिंग। विवान हैरान था। विवान: मेरी ट्रेनिंग क्यों? कबीर: क्योंकि तुम सिर्फ एक लड़के नहीं हो, तुम एक साम्राज्य के वारिस हो। कबीर ने उसे एक बैग दिया। अंदर स्पोर्ट्स ग्लव्स, रनिंग शूज और एक नोट था। नोट: स्ट्रांग बनो, समय आ गया है। RN। विवान समझ गया, ये उसके पिता का ही प्लान था। ट्रेनिंग शुरू। सुबह 4 बजे कबीर उसे मैदान में दौड़ा रहे थे।
कबीर, स्पीड बढ़ाओ। विवान हांफते हुए, मैं कोशिश कर रहा हूं। कबीर, कोशिश नहीं, जीत चाहिए। अगले दिन फाइट ट्रेनिंग। कबीर ने उस पर अचानक अटैक किया। विवान गिर गया। कबीर, अगर दुश्मन हमला करे तो सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर से अटैक। इस बार विवान ने ब्लॉक किया। कबीर हल्का मुस्कुराया। दिन बीतते गए। विवान पहले से तेज, मजबूत और स्मार्ट होता गया। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान, विवान, मेरे पापा जिंदा हैं? कबीर कुछ सेकंड चुप रहे। कबीर, हाँ, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आ सकते। विवान, क्यों? कबीर, क्योंकि अगर वो आए तो दुश्मन तुम्हें मार देंगे। विवान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। कबीर ने उसे आंख बंद करके लड़ना सिखाया। कबीर, लड़ाई आंखों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। उसी समय शहर के एक बड़े बंगले में विलेन, लड़का ट्रेनिंग ले रहा है। गुंडा, हाँ सर। विलेन, अच्छा है। तोड़ना है तो पहले मजबूत होने दो। कुछ हफ्तों बाद विवान अब बदल चुका था। उसकी आंखों में डर की जगह आग थी। एक रात कबीर ने कहा, कबीर, अब तुम तैयार हो। अगला स्टेप, सच। विवान, कैसा सच? कबीर, तुम्हारे परिवार के दुश्मन और तुम्हारा असली नाम। विवान चौंक गया। विवान, क्या मतलब? कबीर मुस्कुराया। कबीर, विवान, तुम्हारा असली नाम नहीं है। विवान की दुनिया जैसे रुक गई। बहुत जल्द उसे पता चलने वाला था वो कौन है और उसका असली दुश्मन कौन है। रात के 10 बजे थे। बारिश हो रही थी। विवान ट्रेनिंग खत्म करके हॉस्टल की छत पर खड़ा था। उसका दिमाग अभी भी कबीर की बातों में उलझा था। विवान, तुम्हारा असली नाम नहीं है। तभी नीचे स्कूल गेट के पास काली गाड़ियों का काफिला आकर रुका। विवान ने नीचे देखा। 5 ब्लैक एसयूवी और उनके बीच से एक आदमी बाहर निकला। ब्लैक सूट, सिल्वर बाल और खतरनाक मुस्कान। सीन कट। स्कूल गेट। प्रिंसिपल घबराए हुए खड़े थे। प्रिंसिपल सर, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? आदमी, जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं समय नहीं देखता। उस आदमी का नाम था रणवीर ओबेरॉय, देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक। लेकिन असली दुनिया में वो मल्होत्रा फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन था। रणवीर, यहां एक लड़का पढ़ता है। विवान मल्होत्रा। प्रिंसिपल घबरा गए। प्रिंसिपल, वो तो बस एक स्टूडेंट है। रणवीर हल्का हंसा। रणवीर, तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो। उसी समय कबीर छाया में खड़ा सब देख रहा था। उसने तुरंत विवान को कॉल किया। कबीर, फोन पर, जहां हो वहीं रुको, नीचे मत आना। विवान, क्या हुआ? कबीर, शिकार करने वाला आ चुका है। विवान का दिल तेज धड़कने लगा। गेट पर रणवीर ने प्रिंसिपल के कंधे पर हाथ रखा। रणवीर, सुनो, मैं उस लड़के को अभी नहीं ले जाऊंगा। प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल रणवीर,
मैं सिर्फ उसे देखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने उसके पिता को खत्म किया था। पास खड़े गार्ड्स भी सन्न रह गए। रणवीर धीरे हंसते हुए, अब बारी बेटे की है। छत पर खड़ा विवान सब सुन नहीं पाया, लेकिन उसे खतरे का एहसास हो रहा था। तभी कबीर पीछे आया। विवान, कौन है वो? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कबीर, वो आदमी जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार बिखर गया। विवान गुस्से में, क्या उसने मेरे पापा को मारा? कबीर ने सीधा जवाब नहीं दिया। कबीर, आज नहीं, लेकिन वो कोशिश कर चुका है। नीचे रणवीर कार में बैठने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देखा, जैसे उसे पता हो विवान उसे देख रहा है। रणवीर धीरे, मैं आ गया हूं। छोटे मल्होत्रा। काफिला चला गया। छत पर विवान की मुट्ठी भींच चुकी थी। विवान, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर, जल्दी मत करो, जंग दिमाग से जीती जाती है। उस रात विवान ने पहली बार अपने असली दुश्मन को महसूस किया, और उसे समझ आ गया, अब ये सिर्फ सरवाइव करने की लड़ाई नहीं, ये बदला लेने की शुरुआत है। रात के 2 बजे थे। पूरा हॉस्टल सो रहा था, लेकिन विवान जाग रहा था। उसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक हॉस्टल की लाइट्स चली गईं। पूरा बिल्डिंग अंधेरे में डूब गया। नीचे कॉरिडोर में धीरे धीरे कुछ परछाइयां अंदर घुस रही थीं। ब्लैक कपड़े, मास्क और हाथों में हथियार। छत पर कबीर का फोन बजा। उसने तुरंत उठाया। कबीर था। फोन पर आदमी, सर, ओबेरॉय के लोग स्कूल में घुस चुके हैं। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। कबीर, विवान को अभी निकालना होगा। कबीर दौड़ता हुआ हॉस्टल रूम की तरफ गया। हॉस्टल रूम। विवान खिड़की के पास खड़ा था। विवान, लाइट क्यों गई? कबीर अंदर घुसा। कबीर, हमारे पास टाइम नहीं है, वो लोग आ चुके हैं। विवान, कौन? कबीर, रणवीर ओबेरॉय के लोग। विवान की आंखों में गुस्सा चमक उठा। विवान, तो भागेंगे नहीं, लड़ेंगे? अचानक दरवाजा जोर से टूटा। 3 नकाबपोश गुंडे अंदर घुसे। पहला गुंडा विवान की तरफ दौड़ा। विवान साइड हुआ और उसके पेट में किक मारी। दूसरा गुंडा कबीर पर हमला करने गया। कबीर ने उसका हाथ मोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। तीसरा गुंडा चाकू लेकर विवान पर झपटा। विवान पीछे हटा, लेकिन चाकू उसकी बाह को छू गया। खून निकल आया। कबीर ने तुरंत उस गुंडे को पंच मारा। कबीर चिल्लाकर, पीछे रहो। कॉरिडोर में और गुंडे आ रहे थे। कबीर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। कबीर, फायर एग्जिट से निकलो। विवान, मैं भागूंगा नहीं। कबीर गुस्से में, ये भागना नहीं, ये जिंदा रहना है। आखिर विवान मान गया। दोनों फायर एग्जिट से नीचे भागे। बाहर ब्लैक कार खड़ी थी। कबीर और विवान उसमें बैठ गए। कार तेज स्पीड से निकल गई। कुछ दूर एक पहाड़ी रोड पर कार रुकी। विवान गुस्से में, अब मैं छिपकर नहीं रहूंगा, अब मेरी बारी है।
कबीर उसे देखता रहा। फिर धीरे बोला, कबीर, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम सिर्फ टारगेट नहीं, तुम युद्ध हो। उसी समय एक बड़ी बिल्डिंग में रणवीर ओबेरॉय खिड़की से बाहर देख रहा था। रणवीर, लड़का बच गया। गुंडा, हाँ सर। रणवीर मुस्कुराया। रणवीर, अच्छा है, अब वो खुद मेरे पास आएगा। उस रात विवान ने अपना खून साफ किया और कसम खाई, अब वो छिपेगा नहीं, अब वो हमला करेगा। उसे अभी नहीं पता था, अगली सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह के 6 बजे थे। पहाड़ों के बीच छुपे एक बड़े प्राइवेट एस्टेट में कार धीरे धीरे अंदर जा रही थी। विवान खिड़की से बाहर देख रहा था। बड़ा गेट, सिक्योरिटी, कैमरे, सब कुछ किसी फिल्म के सीक्रेट बेस जैसा लग रहा था। विवान, ये जगह क्या है? कबीर, ये तुम्हारा है। कार एक विशाल मेशन के सामने रुकी। जैसे ही विवान बाहर उतरा, गार्ड्स सीधे खड़े हो गए। गार्ड्स एक साथ, वेलकम सर। विवान चौंक गया। अंदर बड़ा हॉल, महंगे झूमर और दीवारों पर बड़े बड़े फोटो। एक फोटो के सामने विवान रुक गया। वो उसके पिता थे, लेकिन इस फोटो में वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आए। आदमी, आखिरकार मल्होत्रा खानदान का असली वारिस वापस आ गया। विवान, आप कौन हैं? आदमी, मैं देवेंद्र राय, तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी। देवेंद्र उसे एक बड़े कमरे में ले गए। कमरे में बड़ी डिजिटल स्क्रीन थी। उन्होंने स्क्रीन ऑन की। स्क्रीन पर दिखा, ऑयल कंपनी, टेक कंपनी, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल शिपिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी नेटवर्क। देवेंद्र, ये सब मल्होत्रा ग्लोबल ग्रुप है। विवान धीरे, ये सब मेरा है। देवेंद्र, सिर्फ इंडिया नहीं, 15 देशों में तुम्हारा बिजनेस है। विवान चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, खुश हो या गुस्सा। विवान, अगर इतना बड़ा साम्राज्य था, तो मुझे अकेला क्यों छोड़ा? कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी स्क्रीन पर वीडियो चालू हुआ। उसके पिता। वीडियो। पिता, बेटा, अगर तुम ये देख रहे हो, तो इसका मतलब है तुम तैयार हो। वीडियो। रणवीर ओबेरॉय सिर्फ बिजनेस दुश्मन नहीं, वो हमारे परिवार को खत्म करना चाहता था। वीडियो। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, जब तुम सिर्फ 5 साल के थे। विवान की आंखें भर आईं। वीडियो। इसलिए हमने तुम्हें छुपाया, ताकि तुम जिंदा रहो। वीडियो बंद हो गया। विवान कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। विवान, मतलब उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बचाया? देवेंद्र, हाँ, और अब उन्हें तुम्हारी जरूरत है। विवान, क्या वो जिंदा हैं? देवेंद्र ने सीधे जवाब नहीं दिया। देवेंद्र, सही समय आने पर तुम उनसे मिलोगे। कुछ देर बाद देवेंद्र ने उसे एक फाइल दी। फाइल के ऊपर लिखा था, चेयरमैन सक्सेसर मल्होत्रा ग्लोबल। देवेंद्र, आज से तुम सिर्फ विवान नहीं। वो रुके। देवेंद्र,
तुम हो राजवीर मल्होत्रा। मल्होत्रा एम्पायर के वारिस। विवान या अब राजवीर खामोश खड़ा था। उसने धीरे से कहा, राजवीर, अब मेरी बारी है। उसी समय रणवीर ओबेरॉय अपने ऑफिस में बैठा था। रणवीर, तो आखिर राजवीर मल्होत्रा वापस आ ही गया। उसने हल्की मुस्कान दी। रणवीर, अब असली युद्ध शुरू होगा। उस दिन एक वारिस वापस आया, एक साम्राज्य जागा और एक युद्ध शुरू हुआ। शाम के 7 बजे थे। मुंबई के सबसे 5 स्टार होटल में बिजनेस समिट चल रही थी। हॉल में देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। आज पहली बार राजवीर मल्होत्रा पब्लिक में आने वाला था। बैकस्टेज कबीर उसकी टाई ठीक कर रहा था। कबीर, याद रखो, आज लड़ाई हाथों से नहीं, दिमाग से है। राजवीर शांत आवाज में, आज से कोई मुझे छिपकर नहीं देखेगा। अनाउंसमेंट हुआ। होस्ट, प्लीज वेलकम मल्होत्रा ग्लोबल ग्रुप के नए चेयरमैन मिस्टर राजवीर मल्होत्रा। पूरा हॉल सन्न रह गया। राजवीर स्टेज पर आया। कॉन्फिडेंस, शांति और पावर सब उसके चेहरे पर दिख रहा था। भीड़ में रणवीर ओबेरॉय खड़ा था। उसकी आंखें सीधे राजवीर पर टिकी थीं। राजवीर स्टेज पर, मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ बिजनेस नहीं, ये भरोसा है। और अब हम वापस आ चुके हैं। हल्की तालियां बजीं। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। इवेंट खत्म होने के बाद वीआईपी लाउंज में राजवीर अंदर आया। वहां पहले से कोई खड़ा था। पीछे मुड़ा हुआ। आवाज, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे लगते हो। वो आदमी मुड़ा। रणवीर ओबेरॉय। कुछ सेकंड दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में सन्नाटा था। रणवीर मुस्कुराते हुए, तो छोटा वारिस आखिर सामने आ ही गया। राजवीर शांत, और आप मेरे परिवार के दुश्मन। रणवीर हंसा। रणवीर, दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारे परिवार का अंत हूं। राजवीर की मुट्ठी हल्की भींच गई, लेकिन चेहरा शांत रहा। राजवीर, अगर आप इतने ताकतवर होते तो मुझे बचपन में खत्म कर देते। रणवीर की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। रणवीर धीरे, तुम्हें खत्म करना आसान था, लेकिन तुम्हें टूटते हुए देखना ज्यादा मजेदार है। राजवीर, गलती कर रहे हैं आप। मैं टूटने वालों में से नहीं हूं। रणवीर उसके पास आया। रणवीर धीरे, तुम्हारे पिता अभी भी छुप रहे हैं। राजवीर की आंखों में गुस्सा चमका। राजवीर, कम से कम वो डरकर बच्चों पर हमला नहीं करते। कमरे का माहौल भारी हो गया। रणवीर हल्का हंसा। रणवीर, युद्ध शुरू हो चुका है राजवीर। अब देखना, पहले कौन गिरता है। राजवीर, मैं नहीं गिरूंगा। और इस बार मल्होत्रा परिवार भी नहीं। दोनों आमने सामने खड़े थे। 2 साम्राज्य, 2 दुश्मन, एक युद्ध। रणवीर मुड़ा और जाते जाते बोला, रणवीर, अगली बार मैं सिर्फ बात करने नहीं आऊंगा। राजवीर उसे जाते हुए देखता रहा। कबीर पीछे आया। कबीर, कैसा लगा। राजवीर, अब समझ आया ये लड़ाई कितनी बड़ी है। उस रात
राजवीर ने फैसला कर लिया। अब वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा, अब हमला शुरू होगा। रात के 11 बजे थे। राजवीर अपने मेंशन के ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने रणवीर के साथ हुई मुलाकात बार बार घूम रही थी। तुम्हारे पिता अभी भी छुप रहे हैं। ये लाइन उसके दिमाग में अटक गई थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। देवेंद्र राय अंदर आए। उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। देवेंद्र, आज तुम्हें सच जानना ही होगा। राजवीर खड़ा हो गया। राजवीर, क्या मेरे पिता जिंदा हैं? देवेंद्र कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे बोले, देवेंद्र, हाँ। राजवीर की सांस रुक गई। राजवीर धीरे, वो कहाँ है? देवेंद्र ने फाइल टेबल पर रखी। देवेंद्र, 10 साल पहले रणवीर ने तुम्हारे पिता के प्लेन को क्रैश करवाने की कोशिश की थी। राजवीर की आंखें गुस्से से भर गईं। देवेंद्र, लेकिन तुम्हारे पिता बच गए। राजवीर, तो वो वापस क्यों नहीं आए? देवेंद्र ने फाइल खोली। अंदर फोटो थे। हॉस्पिटल, सिक्योर लोकेशन, मेडिकल रिपोर्ट। देवेंद्र, वो बहुत बुरी तरह घायल हुए थे और फिर उन्हें छुपना पड़ा। राजवीर, मुझसे भी? देवेंद्र, हाँ, क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चलता तो वो तुम्हें टारगेट करते। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। राजवीर, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। देवेंद्र, अगर तुम ये पूछ रहे हो तो इसका मतलब है तुम तैयार हो। देवेंद्र ने उसे एक पेन ड्राइव दी। देवेंद्र, इसमें लोकेशन है। राजवीर के हाथ हल्के कांप रहे थे। उसने तुरंत लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। उसके पिता, कमजोर लेकिन जिंदा। वीडियो पिता, राजवीर, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अब बच्चे नहीं रहे। राजवीर की आंखों से आंसू निकल गए। वीडियो, मुझे तुम पर गर्व है और समय आ गया है। हम मिलने वाले हैं। वीडियो खत्म। राजवीर ने स्क्रीन को छुआ। राजवीर धीरे, मैं आ रहा हूं पापा। उसी समय एक सीक्रेट लोकेशन पर एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसने स्क्रीन पर राजवीर की फोटो देखी। आदमी धीरे, मेरा बेटा वापस आ गया। लेकिन उसी समय रणवीर ओबेरॉय अपने ऑफिस में बैठा था। रणवीर, तो आखिर पुराना शेर अभी जिंदा है। वो मुस्कुराया। रणवीर, अच्छा है, अब दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। उस रात राजवीर ने फैसला किया, अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये परिवार की लड़ाई है। बहुत जल्द पिता और बेटा मिलेंगे, लेकिन उससे पहले युद्ध और खतरनाक होगा। सुबह के 5 बजे थे। राजवीर पूरी रात नहीं सोया था। टेबल पर लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर वही लोकेशन चमक रही थी जहां उसके पिता छिपे थे। आज वो उनसे मिलने जाने वाला था। कबीर कमरे में आया। कबीर, हेलीकॉप्टर 30 मिनट में तैयार है। राजवीर धीरे, आज 20 साल का इंतजार खत्म होगा। कबीर ने उसे देखा। कबीर, और शायद
युद्ध शुरू होगा। सीन कट रणवीर ओबेरॉय का ऑफिस। रणवीर खिड़की के सामने खड़ा था। गुंडा, सर, हमें लोकेशन मिल गई है। राजवीर आज अपने पिता से मिलने जा रहा है। रणवीर धीरे से मुस्कुराया। रणवीर, परफेक्ट। आज बाप बेटे दोनों एक ही जगह होंगे। गुंडा, ऑर्डर सर। रणवीर ठंडी आवाज में। कोई नहीं बचेगा। सीन कट सीक्रेट लोकेशन। जंगल के बीच, हाई सिक्योरिटी मेडिकल एस्टेट। अंदर, राजवीर के पिता मॉनिटर के सामने बैठे थे। पिता, धीरे। आज मेरा बेटा आ रहा है। एक डॉक्टर पास खड़ा था। डॉक्टर, आपको ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए। पिता, हल्की मुस्कान। 20 साल बाद बेटा मिल रहा है। दिल कैसे शांत रहेगा। सीन कट हेलीकॉप्टर। राजवीर हेलीकॉप्टर में बैठा था। हवा तेज चल रही थी। राजवीर मन में, बस थोड़ी देर। पापा। अचानक कबीर के फोन में अलर्ट आया। कबीर। राजवीर, समस्या है। राजवीर, क्या? कबीर, रणवीर के लोग हमारी लोकेशन ट्रैक कर चुके हैं। राजवीर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। राजवीर, तो आज फैसला हो जाएगा। सीन कट जंगल के ऊपर आसमान। अचानक 3 ब्लैक हेलीकॉप्टर पीछे से आते दिखे। पायलट, सर, वी आर बीइंग फॉलोड। गोलियां चलनी शुरू हो गईं। कबीर, नीचे उतारो अभी। हेलीकॉप्टर जंगल में इमरजेंसी लैंड हुआ। राजवीर और कबीर बाहर कूदे। कुछ सेकंड बाद दुश्मन हेलीकॉप्टर भी उतर गए। जंगल में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। कबीर और राजवीर पेड़ों के पीछे छिपे थे। कबीर, याद है ट्रेनिंग? राजवीर शांत। हर सेकंड। एक गुंडा पास आया। राजवीर ने उसे पकड़कर नीचे गिराया। दूसरा हमला करने आया। राजवीर ने उसका हथियार छीन लिया। पहली बार राजवीर ने खुद गोली चलाई। दुश्मन गिर गया। राजवीर कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। कबीर, ये युद्ध है। राजवीर। राजवीर ने सिर हिलाया। उसी समय दूर मेडिकल एस्टेट दिखने लगा। राजवीर, बस थोड़ा और। लेकिन जंगल के दूसरे छोर पर रणवीर खुद खड़ा था। रणवीर, धीरे। आओ राजवीर, आज कहानी खत्म करते हैं। राजवीर उसकी तरफ देखने लगा। दोनों की नजरें मिली। आज या तो परिवार मिलेगा या सब खत्म हो जाएगा। जंगल में हवा तेज चल रही थी। चारों तरफ धुआं, टूटी टहनियां और बारूद की गंध। राजवीर और रणवीर आमने सामने खड़े थे। बीच में सिर्फ 20 कदम की दूरी। रणवीर मुस्कुराते हुए, आखिर मल्होत्रा खानदान का आखिरी वारिस मेरे सामने है। राजवीर ठंडी आवाज में, तुम्हारे सामने तुम्हारा अंत खड़ा है। रणवीर हल्का हंसा। रणवीर, तुम्हारे पिता भी यही कहते थे। राजवीर की मुट्ठी भींच गई। राजवीर, आज उनकी बात सच होगी। अचानक रणवीर ने हाथ उठाया। चारों तरफ पेड़ों के पीछे छिपे गुंडे बाहर आ गए। कबीर, धीरे। हम घिर चुके हैं। राजवीर शांत खड़ा रहा। राजवीर, कितने लोग हैं? कबीर, बहुत ज्यादा।
राजवीर ने गहरी सांस ली। राजवीर, तो आज डर खत्म। गोलियां चलनी शुरू हो गईं। राजवीर पेड़ के पीछे कूदा। एक गुंडा पास आया। राजवीर ने उसे गिरा दिया। कबीर दूसरी तरफ 3 लोगों से लड़ रहा था। अचानक जंगल के अंदर से सायरन की आवाज आई। नई गाड़ियां आईं। ब्लैक आर्मर्ड सिक्योरिटी टीम बाहर निकली। टीम लीडर मल्होत्रा सिक्योरिटी, कवर देम। गोलियों की दिशा बदल गई। रणवीर गुस्से में चिल्लाया, रणवीर, उसे जिंदा मत छोड़ना। राजवीर आगे बढ़ा। अब वो रणवीर से सिर्फ 10 कदम दूर था। दोनों की आंखों में आग थी। राजवीर, ये मेरे परिवार के लिए है। राजवीर ने रणवीर को पंच मारा। रणवीर पीछे गिरा। लेकिन रणवीर ने छुपा हुआ गन निकाल लिया। उसने ट्रिगर दबाया। गोली चली। लेकिन राजवीर नहीं गिरा। गोली कबीर को लगी। कबीर गिर गया। राजवीर चिल्लाकर, कबीर। राजवीर गुस्से में रणवीर पर टूट पड़ा। सिक्योरिटी टीम ने रणवीर को पकड़ लिया। रणवीर जाते जाते हंसा। रणवीर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राजवीर कबीर के पास घुटनों पर बैठ गया। राजवीर रोते हुए, तुम कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर हल्का मुस्कुराया। कबीर, पिता इंतजार कर रहे हैं। जाओ। राजवीर की आंखों से आंसू गिरते रहे। मेडिकल टीम कबीर को ले गई। राजवीर धीरे धीरे मेडिकल एस्टेट की तरफ चला। दरवाजा खुला। अंदर व्हीलचेयर पर बैठा आदमी मुड़ा। दोनों की आंखें मिलीं। 20 साल का इंतजार खत्म। पिता धीरे। राजवीर। राजवीर टूटती आवाज में, पापा। राजवीर उनके पास घुटनों पर बैठ गया। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। पिता, मुझे पता था तुम वापस आओगे। राजवीर रो पड़ा। उस दिन एक बेटा अपने पिता से मिला। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रात का समय था। तेज बारिश शहर को धो रही थी। विक्रांत अपनी कार तेजी से हॉस्पिटल की ओर दौड़ा रहा था। उसके फोन पर बार बार एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था। सर, आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है। जल्दी आइए। विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, अभी बहुत कुछ पूछना बाकी है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा। हॉस्पिटल पहुंचते ही वह दौड़ता हुआ आईसीयू की तरफ गया। डॉक्टर बाहर खड़े थे। विक्रांत, डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन पर हमला बहुत खतरनाक था। विक्रांत की आंखों में गुस्सा भर गया। ये सब उस दुश्मन का काम है। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी पीछे से उसकी मां, जिसे वह सालों बाद मिला था, धीरे से बोली, मां, विक्रांत। वह पलटा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। विक्रांत, अब क्यों आई हैं आप? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब कहाँ थीं? मां रोने लगी। मां, हमने तुम्हें छोड़ा नहीं था, तुम्हें बचाया था। विक्रांत कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। सच क्या है? मुझे सब जानना है। तभी आईसीयू मशीन की बीप तेज होने लगी। नर्स बाहर भागी। नर्स, डॉक्टर, मरीज की हालत बिगड़ रही है। विक्रांत का दिल जैसे रुक गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए।
डॉक्टर वो अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। लेकिन उन्होंने होश में आते ही आपका नाम लिया। विक्रांत की आंखें नम हो गईं। वह आईसीयू में गया। उसके पिता ने मुश्किल से आंखें खोलीं। पिता धीरे से, विक्रांत, दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है। विक्रांत, कौन है वो? बताइए पापा। पिता कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक मशीन फिर तेज आवाज करने लगी। बाहर खड़ा एक आदमी फोन पर मुस्कुरा रहा था। प्लान का पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब असली खेल शुरू होगा। आईसीयू के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। विक्रांत खिड़की के पास खड़ा बाहर बारिश देख रहा था। उसकी मां धीरे धीरे उसके पास आई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। मां, तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? विक्रांत कड़वी हंसी के साथ, नफरत नहीं, मैं तो बस ये सोचता हूं कि मेरे माता पिता थे भी या नहीं। मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, जिस दिन तुम्हें बोर्डिंग स्कूल छोड़ा था, उस रात तुम्हारे पापा पर पहला हमला हुआ था। विक्रांत चौंक गया। विक्रांत, क्या? मां, तुम्हारे दादा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, मर्डर था। और अगला टारगेट तुम्हारे पापा थे। फिर तुम। विक्रांत के हाथ मुट्ठी में बदल गए। विक्रांत, तो आप लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? एक कॉल भी नहीं। मां, क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चल जाता कि तुम हमारे लिए कितने जरूरी हो, वो तुम्हें मार देते। मां ने कांपते हुए कहा। हर साल, हर बर्थडे, मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी। विक्रांत की आंखें भर आईं। विक्रांत धीरे से, सच? मां, तुम्हें दूर से खेलते हुए देखती थी, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं हुई। अगर किसी ने देख लिया तो तुम खतरे में आ जाते। विक्रांत, तो आपने मुझे अकेले सब सहने दिया। बुलिंग, दर्द, अकेलापन। मां रोते हुए, हर चोट मुझे लगती थी, लेकिन अगर तुम जिंदा रहे तो वही हमारी जीत थी। विक्रांत की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल गया। मां, तुम्हारे पापा ने तुम्हें दूर रखकर तुम्हें मजबूत बनाया, ताकि एक दिन तुम इस एम्पायर को संभाल सको और दुश्मनों का सामना कर सको। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर विक्रांत धीरे से बोला, मैंने हमेशा सोचा मैं अनाथ हूं। मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कभी अकेले नहीं थे, बस हम छाया बनकर तुम्हारे साथ थे। पहली बार विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपनी मां को गले लगा लिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, इमोशनल मोमेंट खत्म हो गया हो तो असली खेल शुरू करें। विक्रांत और उसकी मां ने पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के अंत में एक काला सूट पहना आदमी खड़ा था।